हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज की क्लास, जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर ब्यूटीफुल सा चैप्टर, जिसको पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा होगा। जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे थे वो बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का लेक्चर नंबर 15, जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th। ठीक है, चलिए। तो क्या पढ़ना है हमें? तो ये सब पढ़ना है हमें, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया। वो क्या है? वो है पर्ण की आंतरिक संरचना। और पर्ण की आंतरिक संरचना के साथ हम दो प्रकार की पर्ण हमारे पास है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। एक है पृष्ठाधारी पर्ण, जिसको द्विबीजपत्री पर्ण भी कहते हैं, उसकी आंतरिक संरचना। उसके बाद हम पढ़ेंगे समद्विपार्श्विक एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना। और ये थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि द्विबीजपत्री की जो पर्ण होती है वो पृष्ठाधारी होती है, जबकि एक बीजपत्री जो पत्तियां होती हैं वो समद्विपार्श्व होती हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर से एक बार। तो शुरुआत करने वाले हैं हम पर्ण की आंतरिक संरचना। उससे पहले थोड़ी सी ज्ञान की दो बातें कर लेते हैं। क्या है भाई ज्ञान की बात? कि हम जब नेचर में देखते हैं, और आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, सामान्य पत्तियों को दो वर्गों में रखा जाता है। दो वर्ग हम बांट चुके हैं भाई। जब पौधों को हमने बेसिकली जो एंजियोस्पर्म है उनको दो वर्गों में बांट दिया है, तो भाई पत्तियां भी उनकी अलग अलग हैं, तो उनको भी दो वर्गों में बांट दिया जाएगा। जैसा कि आपको रंध्र में भी बताया था, मैंने रंध्र वाले टॉपिक में भी बताया था कि एक तो है हमारे पास पृष्ठाधारी और समद्विपार्श्विक, दो तरह की पत्तियों में हमने इन्हें बांटा है। अब ये है क्या, इसको देखेंगे। पहले वाली को हम कहते हैं डॉर्सोवेंट्रली लीफ, और दूसरी वाली को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। दोनों ही वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। पृष्ठाधारी पत्तियां प्राय द्विबीजपत्रियों में तथा समद्विपार्श्विक पत्तियां एक बीजपत्रियों में पाई जाती है। जो हमारी पृष्ठाधारी है वो द्विबीजपत्री में पाई जाती है। अब है क्या पृष्ठाधारी पत्ती, ये हम देख लेते हैं, और फिर जब समद्विपार्श्विक की बात आएगी तो फिर से उसको भी देख लेंगे। लेकिन थोड़ा मैंने आपको लास्ट जो है हमारा टॉपिक रंध्र वाला, उसमें समझाया ही था, तो आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। लेकिन चिंता मत करो, हम फिर से समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठाधारी जो द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, पर ये द्विबीजपत्री पत्तियों की क्या खासियत है, इसको जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। इस प्रकार की पत्तियों में दो स्पष्ट सतहें होती हैं। देखो, नाम में द्वि है, वो नाम तो खैर हमने बीज के आधार पर दिया है, लेकिन यही नाम आपको पत्ती से भी याद दिला देगा। देखो, द्वि का मतलब दो बीजपत्र और द्वि का मतलब दो सतहें, यानी कि इसकी पत्ती में दो अलग अलग सतहें मौजूद होती हैं। ठीक है, पाई जाती है। ऐसा इनकी पौधों के अक्ष पर व्यवस्था के कारण होता है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि द्विबीजपत्री का अगर हम ये माने कि ये तना है और यहाँ पर पत्ती लग रही है, तो वो पत्ती इस तरह से लगी होती है कि उसका फ्रंट फेस, यानी कि ये वाला हिस्सा सन की लाइट में बहुत ज्यादा आता है और नीचे वाला हिस्सा सन की लाइट में बहुत कम आता है। तो ये अक्ष की मौजूदगी पे, उनके तने की मौजूदगी के कारण उनमें ये भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ऐसी पत्ती का ऊपरी भाग निचले भाग की तुलना में अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक, प्रकाश की असमान प्राप्ति के कारण इनकी आंतरिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रकाश जो है वही पौधों का खाना है, वही उनका जीवन है, उनके बिना उनका जीवन अधूरा है। तो ये प्रकाश जो है, पत्ती अगर ऐसे लगी हुई होती है इस तरह से, मान लो ये तना है, और अगर आपने देखी हो तो पत्तियां जो हैं वो कुछ ऐसे लगी होती है। एक सतह उनकी प्रकाश की तरफ होती है और दूसरी वाली नीचे छुपी हुई रहती है। तो ये प्रकाश की मात्रा भी कम मिली। ऊपर वाले को तो बिल्कुल भयंकर सी धूप लग रही है, नीचे वाली आराम से शांति प्रिय माहौल में रह रही है कि उसको इतनी धूप नहीं मिल रही है। ठीक है, इसकी वजह से इनकी पत्तियों में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। क्या चेंज आया कि ऊपर वाली पत्ती जो आप देखेंगे या ऊपर वाली सतह जो आप देखेंगे वो तो आपको डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देगी।
ठीक। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लाइटिश कलर दिखाएगा, ग्रीन तो दिखेगा लेकिन लाइट कलर दिखेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई, आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई कपड़ा या कोई भी चीज आप धूप में रख देते हैं उसका कलर उड़ जाता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे ज्यादा सन मिल रहा है वो तो बहुत ग्रीन है, और जहाँ पे कम सन मिल रहा है वहां पे ग्रीननेस कम है, क्योंकि उसे ग्रीननेस चाहिए, उसको प्रकाश संश्लेषण करना है। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसको हरा कलर यानी कि क्लोरोफिल चाहिए, और जहां प्रकाश ज्यादा मिल रहा है वहां क्लोरोफिल भी ज्यादा है, क्योंकि उतना ही प्रकाश से उसका क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तो ऊपर वाली जो सतह होती है उसे हम कहते हैं पृष्ठ सतह, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल फेस, ठीक। और इसकी जो नीचे वाली सतह है, जो मैं कह रही हूं लाइट ग्रीन कलर की दिखती है, कलर में फर्क होता है, वो जो है वो हमारी होती है वेंट्रल सरफेस, जिसको हम कहते हैं अधर सतह। ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी, जो हमने जब एनिमल पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताई थी कि इनका और हमारा डॉर्सोवेंट्रल में फर्क है। अगर हम एनिमल या इंसान की बात करते हैं तो हमारा मुंह जिधर होता है वो हमारी वेंट्रल सरफेस होती है, ठीक है। तो अगर आप खुद की बात करें तो आपकी ये जो सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस है, यानी अधर सतह है, और पीछे जहां पे वर्टिबल कॉलम होती है वो आपकी डॉर्सल सतह होती है। ये मैंने आपको एनिमल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, शायद आपको कुछ याद आ रहा हो। इस बात को याद रखना, कंफ्यूज मत होना एनिमल और प्लांट के अंदर। एनिमल में अब डॉग है तो डॉग का मुंह नीचे रहता है, तो उसकी जो नीचे वाली सतह है वो वेंट्रल है, और वही वर्टिबल कॉलम से आप देख सकते हो, वर्टिबल कॉलम ऊपर है तो वो डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली डॉर्सल है और नीचे वाली जो है लाइट कलर की वो वेंट्रल है। और यहाँ पे वेंट्रल पे आपको वेन्स ज्यादा दिखती है। कभी आपने पत्ती पलट के देखी हो तो ऊपर आपको जो शिराएं दिख रही होती हैं वो बिल्कुल ऐसे उभरी हुई नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप पत्ती पलट के देखते हो नीचे यानी कि वेंट्रल सरफेस पे जो है वो क्या होती है, आपको शिराएं बहुत ज्यादा जो है दिखाई देती है, ठीक है। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पत्ती की काट का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करने पर निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। आपको ये देखना है। अब हम अंदर की संरचना देखने जा रहे हैं। पहली वही कहानी है हमारी, सबसे पहले बाहर त्वचा आएगी, लेकिन पत्ती के अंदर के मटेरियल में कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। सबसे पहला है बाहरी त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। यह पत्ती की ऊपरी तथा निचली सतह बनाती है। जो पृष्ठ है, जो अधर है, दोनों सतह कौन बनाता है भाई, ये बाहरी त्वचा बनाती है। ऊपरी सतह सतत होती है, यानी कि जो ऊपर वाली सतह है पत्ती की वो बिल्कुल कंटिन्यू है और मोटी उपत्वचीय क्यूटिकल से ढकी रहती है, ठीक है। ऊपर वाली जो सतह होगी वो बिल्कुल कंटिन्यू है, उसमें कोई घपला नहीं है, और साथ ही साथ वो किससे ढकी हुई है, वो क्यूटिकल से ढकी हुई है। आपको क्यूटिकल का बार बार बता दिया गया है कि एक वैक्सी मोम जैसी लेयर होती है जो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज भी चाहिए और सूरज ज्यादा आएगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, तो उसको बचाती है, ठीक है। यह एक स्तरीय परत होती है जिसकी कोशिकाओं में पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट तथा रंध्रों यानी कि स्टोमेटा का अभाव होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने पिछली क्लास में ये बताया था कि पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्रों की संख्या कम होती है और पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। अभी भी मैं यही कहूंगी, लेकिन बाहरी त्वचा पर रंध्र नहीं भी हो तो हम ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, आप अभाव नहीं लिख के चाहे तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में अभाव लिखा हुआ है इसलिए मेरी मजबूरी है एनसीईआरटी को फॉलो करना। लेकिन आप देखेंगे जब भी हम कभी हर पत्ती में अभाव नहीं होता, कुछ रंध्र होते हैं। आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब डिपेंड करता है कि पौधा कौन सा है, मैं ये कहना चाहूंगी, ठीक है। कि कुछ पौधों में ऊपरी सतह पे बिल्कुल रंध्र नहीं होते और कुछ पौधों की पत्तियों पे ऊपरी सतह पे कुछ रंध्र होते हैं निचली सतह के कंपैरिजन में, ठीक है। साथ में क्या होगा भाई, पर्णहरित तो होगा ही होगा,
लेकिन सबसे फर्स्ट वाली लेयर, देखो ये वाली लेयर की हम बात कर रहे हैं, इनमें पर्णहरित बहुत कम मात्रा में या होता ही नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो वो रंध्र वाला जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो मैंने जो मेम्ब्रेन निकाली थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी थी, उसमें कोई कलर नहीं था। तो इनमें इतना हरित लवक होता नहीं है, बहुत कम होता है। जो भी हरित लवक होता है वो अंदर की कोशिकाओं में होता है। निचली बाहरी सतह भी एक कोशिकीय मोटी होती है जो पतली उपत्वचा से ढकी होती है। ठीक है, निचली वाली जो सतह है वो भी क्या है, बाहरी त्वचा से बनी हुई है, उसमें भी क्या है, उपत्वचा। उपत्वचा का मतलब वही क्यूटिकल। ठीक है, बार बार मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, उपचर्म भी आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो भाई क्यूटिकल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल कम है क्योंकि इधर सनलाइट ज्यादा आ ही नहीं रही, तो वाष्पोत्सर्जन वैसे भी नहीं हो रहा। साथ में रंध्रों की संख्या इनमें ज्यादा रहेगी। इसकी कोशिकाओं में पर्णहरित का अभाव होता है, किंतु इसके बीच बीच में रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, निचली सतह पे रंध्र आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ज्यादा संख्या में मिलेंगे। अगर ऊपर भी वाली में भी है तो ऊपर वाली के कंपैरिजन में नीचे वाली में आपको ज्यादा मिलेंगे। मरुद्भिदी पत्तियों की निचली बाहरी त्वचा में गड्ढों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ये बात हम कर चुके हैं सनकन स्टोमेटा की, कि जो मरुद्भिद होते हैं उनके जो है वो बाहरी त्वचा में ऐसा गड्ढा मिलेगा और उस गड्ढे में रंध्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पर्ण मध्योत्तक। अब यहां से कहानी पलट रही है पर्ण की संरचना की। अभी तक हम तने और जड़ में पढ़ते आए बाहरी त्वचा, फिर वल्कुट, फिर अधस त्वचा, वल्कुट के अंदर ही अधस त्वचा, फिर अंतस त्वचा, परिरंभ और रंभ। यहाँ पे अब बाहरी त्वचा तो सेम है आपकी, अंदर वाला जो भी मटीरियल है, दोनों बाहरी त्वचा के बीच का जो भी मटीरियल है उसको हम कहते हैं पर्ण मध्योत्तक। नाम ही बता रहा है इसका, पर्ण मध्य उत्तक, पर्ण के बीच में उपस्थित उत्तक। ठीक है, पर्ण मध्योत्तक, जिसको मीजोफिल कहते हैं। यह ऊपरी बाहरी त्वचा से लेकर निचली बाहरी त्वचा तक फैला होता है। ठीक है, यह फैला रहता है। द्विबीजपत्री पत्तियों में पर्ण मध्योत्तक दो प्रकार के उत्तकों का बना होता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि क्योंकि इस पे सनलाइट अलग अलग गिरती है ऊपर और नीचे, इसीलिए इनके अंदर वाला जो ऊतक होता है वो भी अलग अलग होता है। ऊपर वाले पोर्शन का कुछ ऊतक अलग होगा, नीचे वाले पोर्शन का कुछ ऊतक अलग होगा। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की है वो इतनी की है कि यहाँ पे बाहरी त्वचा है ऊपर वाली, और नीचे वाली भी बाहरी त्वचा है। नीचे वाली पे हमें रंध्र बनाने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी रंध्र बनाओगे तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कुछ स्पीशीज में ऊपर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ भी दोगे तो भी गलत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अभी क्या है, दोनों में हरित लवक तो है नहीं तो ग्रीन बनानी नहीं है, क्यूटिकल बना लो बस दोनों साइड। अब मोटी पतली तो क्या दोनों जगह एक ही जैसी बन सकती है। ठीक, ये बाहरी त्वचा हो गई ऊपर वाली, ये निचली सतह। ठीक है, अब अगर आपको पृष्ठ सतह और अधर सतह दिया है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बात वही है। अब बीच में जो भी मटेरियल है उस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, पर्ण मध्योत्तक। लेकिन किसके अलावा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होंगे भाई, सवन मंडल तो होंगे ही, सवन पुल तो होंगे ही। उसके अलावा बाहरी त्वचा के जो दोनों बाहरी त्वचा है उसके बीच में जो भी है वो पर्ण मध्योत्तक है। क्या है पर्ण मध्योत्तक? दो प्रकार का है, एक होता है खंभ उत्तक और एक होता है स्पंज उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, सबसे पहला है खंभ उत्तक, इसका भी नाम आपको याद करा देगा। देखो खंभ का मतलब खंबे जैसा, यानी इसकी कोशिकाएं लंबी है। ठीक है, जिसको पैलिसेड टिश्यू भी कहते हैं। ऊपरी बाहरी त्वचा के ठीक नीचे खंभ उत्तक की 2-3 परतें पाई जाती है। ये कोशिकाएं लंबी होती है, मतलब खंबे जैसी है। इनमें परिधीय क्लोरोप्लास्ट की अधिकता के कारण ये कोशिकाएं हरी होती है, क्योंकि देखो ये ऊपरी बाहरी त्वचा के जस्ट नीचे है और सनलाइट इधर ही आ रही है, ऊपर वाले में ज्यादा आ रही है, तो इनमें हरित लवक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। कैसी है ये? ऐसी, आपको बनानी भी ऐसी ही है, लंबी लंबी।
कोई लंबी बना दो, कोई थोड़ी छोटी बना दो, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से। मैंने एक ही लेयर बनाई है जगह के हिसाब से, क्योंकि मुझे दूसरी लेयर भी बनानी है। लेकिन यहाँ पे अब आप हरित लवक बताएंगे इसमें ऐसे करके डॉट बना के। अगर आपके पास कलर की सुविधाएं हैं तो आप कलर यूज करिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ में कर देती हूँ। इनमें क्या है भाई, हरित लवक की अधिकता है, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है। ये हो गई हमारी खंभ उत्तक की कोशिकाएं या खंभ कोशिकाएं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैलिसेड टिश्यू कह रहे हैं। ठीक, दूसरा है हमारा बीच वाला, जो कि आ गया स्पंजी। ये कैसी है, स्पॉन्ज जैसी है, बेचारी सॉफ्ट, एकदम फूली फूली सी। ठीक है, इनमें स्पॉन्ज कैसा होता है जरा बताओ। स्पॉन्ज ऐसा होता है जिसमें बीच बीच में छेद होते हैं, बीच बीच में जगह होती है, उसी को तो स्पॉन्ज कहते हैं हम। ठीक है, ये भी ऐसी हैं। ये गोल है, मृदुत्तक कोशिकाएं, लेकिन इनके बीच में अवकाश उपस्थित है, और ये अवकाश बहुत बड़े बड़े भी हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम इनको क्या बोल देंगे भाई, स्पंजी मृदुत्तक या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पर्ण मध्योत्तक का शेष भाग स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं छोटी विभिन्न आकार वाली होती है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ऊपर वाली के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, पैलिसेड टिश्यू से। इन कोशिकाओं के बीच में बड़े बड़े वायु अवकाश, जैसा कि मैंने अभी कहा, क्या होंगे भाई, स्पेस होगा, उपस्थित होते हैं। ये उपरंध्री कोष्ठ कहलाते हैं। अब ये क्या कहानी है, सुनो जरा। ये हमने इतना बना दिया। अब हम स्पंजी कोशिकाएं बना देते हैं। स्पंजी कोशिकाएं पीले कलर में है ना, अनियमित आकार की है ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जगह छोड़नी है, वायु अवकाश छोड़ने हैं। साथ ही जहां पे रंध्र होगा ना, उस जगह पे भी आपको जगह छोड़नी है, वहां पे कोशिकाएं नहीं बनानी। ये देखो ऐसे है ना, मेरे पास जगह कम है, आप तो थोड़ी बड़ी बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी स्पंजी कोशिकाएं, अनियमित आकार की, गोल, और आपको ये स्पेस दिख रहे हैं, ये है इसके वायु अवकाश, एयर स्पेस जिसको कहते हैं, ये वाले, ये बीच बीच में जो जगह छोड़ दी है मैंने। ठीक, अब रंध्र के ऊपर जो जगह छूटी हुई है वो काफी बड़ी होती है ना। इन जो ये अवकाश छूटे हुए हैं इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम बोल देते हैं उपरंध्री कोष्ठ। ठीक है, क्यों उपरंध्री, क्योंकि ये रंध्र के ऊपर की जगह है। जो रंध्र के आसपास या ऊपर आपको खाली जगह दिखेगी, आप उसको कह देंगे उपरंध्री कोष्ठ। और फिर निचली त्वचा आ गई। यहां तक की कहानी खत्म। अब बचे हैं संवहन मंडल। ठीक है, बस इतनी ही है द्विबीजपत्री की। ज्यादा देखो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन वही मैंने कहा, हमें हमारी क्लास की औकात से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, ये हो गए आपके सबस्टोमल चैम्बर हो गए। अब वस्कुलर पुल की बात कर लेते हैं। मैंने वहां गोल बना दिया, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी जो बनाऊंगी, क्योंकि उतने छोटे में मैं सब कुछ बना नहीं पाऊंगी। कैसे वस्कुलर बंडल है भाई, वस्कुलर बंडल के प्रकार आपने पढ़े, उन्हीं में से कोई है, कोई नए प्रकार का तो आएगा नहीं। ठीक है, प्रत्येक संवहन पुल संयुक्त है। मतलब क्या है कि फ्लोएम और जाइलम एक त्रिज्या में उपस्थित है, ऊपर नीचे या आगे पीछे या केंद्र में या परिधि में, ऐसे कुछ प्रेजेंट है। बहिपोषवाही, ठीक है, बहिपोषवाही का क्या मतलब था कि फ्लोएम बाहर, जाइलम जो है वो अंदर। ठीक है, कोलेटरल तथा अवर्धी है, क्योंकि क्यों अवर्धी है, क्लोज्ड है, यानी कि बंद प्रकार के हैं। भाई क्यों है बंद प्रकार के, क्योंकि भाई पत्तियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्वितीयक वृद्धि सिर्फ द्विबीजपत्री तनों में होती है और द्विबीजपत्री जड़ में। हाँ, इसके एक्सेप्शन हम देखेंगे जब हम द्विबीजपत्री या द्वितीयक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि के बारे में, तब आपको मैं एक्सेप्शन बताऊंगी, वो आप थोड़े थोड़े याद कर लेना। ठीक है, कि एक बीजपत्री में वैसे नहीं होती, लेकिन एक दो उदाहरण हमारे पास हैं उसके। ठीक है, यह सभी ओर से मृदुत्तकीय पुलाच्छद से घिरी होती है या घिरा होता है। ये पुलाच्छद कुछ याद आ रहा है आपको?
याद आ रहा है? नहीं आ रहा। हमने जब संवन बंडल बनाया था, अब मैं थोड़ा संवन बंडल ही बना रही हूँ, सिर्फ पत्ती के बीच वाला संवन बंडल है जो हम वहां पे बना के आए पिछले बोर्ड पे। उसके बाहर हमने कहा कि यहाँ पे जो एक बीज पत्री में जब हमने बात की थी तो एक लेयर होती है इन संवन बंडल के चारों ओर। कुछ याद आ रहा है आपको? मृदुतकीय लेयर होती है। इसी को तो हम क्या कह रहे थे? इसी को हम पुलाच्छद कह रहे थे ना, क्योंकि एक बीज पत्री में परिरंभ नहीं होता लेकिन पुलाच्छद होते हैं, मतलब बंडल को कोई ना कोई घेरे रहता है, अलग अलग बंडल को, उसे हम कहते हैं। ये जो लाइन होती है संवन पुल के चारों ओर मृदुतकीय कोशिकाओं की या दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की। पत्तियों में दृढ़ोत्तकीय नहीं है, पत्तियों में मृदुतकीय पुलाच्छद है। एक बीज पत्री में हमने पढ़ा था कि ये दृढ़ोत्तकीय भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पत्तियों में ये मृदुतकीय, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैरेन्काइमेटस बंडल शीट कह रहे हैं, ठीक है। और भी खासियत है, मध्य शिरा में स्थित संवन पुल सबसे बड़ा होता है। अब जरा सुनो, आपने पत्ती ली, ठीक है, ये पत्ती, इसकी ये मध्य शिरा है, मोटी ताजी है ना, सबसे बीच वाली जो होती है वो मोटी होती है, और उससे जैसे जैसे हम जाते हैं तो पतली होती जाती है, फिर और पतली हो जाएगी ये। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप इस पत्ती को यहाँ से काटेंगे, और हम ये डायग्राम ऐसे ही देख रहे हैं, इसको काट के अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं ना हम, ऊपर वाली, नीचे वाली और ये, तो जो मध्य शिरा है वहां पे जो संवन पुल होगा वो बहुत ही बड़ा होगा या सबसे बड़ा होगा। अब जब हमने इसको यहाँ से काटा तो इसमें मध्य वाली शिरा भी आ रही है, लेकिन देखो पास वाली शिराएं भी आ रही है कटान में, है ना। यहाँ पे भी अगर मान लो कोई शिरा है तो वो भी तो कटी है। अब ये जो आसपास वाली शिराएं, इनके संवन बंडल पिद्दू पिद्दू से होंगे, छोटे छोटे से होंगे। सबसे बड़ा संवन पुल को किसका होगा? मध्य शिरा का होगा, ठीक है। तो ये जो चीज कहना चाह रहा है, एक और चीज जो शायद आप कहीं पढ़ सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं पत्ती में, वैसे वैसे संवन बंडलों की संख्या कम होती जाती है। ये कहीं आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको, ये आप शायद कहीं पढ़ ले। चलिए, अन्य सभी संवन पुल छोटे होते हैं किंतु संरचना में सभी मध्य शीरीय पुल के समान होते हैं, ठीक है। संरचना सबकी समान है। संवन पुलों का अभाव पत्तियों के आधार से शीर्ष की ओर उत्तरोत्तर कम होता जाता है। यही बात मैंने आपसे अभी कही कि आप ये कहीं पढ़ेंगे फिर आपको नहीं समझ में आएगी। क्या कह रहा है ये कि संवन पुलों का अभाव पत्तियों के आधार से, कि मतलब ये पत्ती चौड़ी है, यहाँ पे ये देखो ये पत्ती चौड़ी है। अब जैसे जैसे यहाँ पे चौड़ापन कम है, फिर यहाँ पे चौड़ापन ज्यादा है, फिर यहाँ पे अगर आप बात करो तो आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे संवन पुल और ज्यादा होंगे या यहाँ पे संवन पुल ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे शिराएं ज्यादा कटेंगी, यहाँ जाके तो शायद एक ही कटे और एक मध्य शिरा भी हो, सिर्फ ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे संवन पुल, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे संवन पुलों की संख्या कम होती जाएगी, ये चीज कहना चाह रहा है। तथा इसमें स्थित तत्वों की संख्या भी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें जो तत्व हैं वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा, संवन बंडल हमने वहां बनाया पर उसको खाली छोड़ दिया, बेचारे को बना देते हैं। देखो कोलेटरल टाइप के बोल रहा है ये, कोजॉइंट कोलेटरल टाइप के, यानी कि क्या है भाई, बाहरी फ्लोएम और जाइलम क्या है, कैसे है, फ्लोएम और जाइलम एक त्रिज्या पे है ऐसे, और कोजॉइंट है मतलब कि फ्लोएम ऊपर है और जाइलम नीचे, फ्लोएम ऊपर है और जाइलम नीचे। और एधा नहीं होगी भाई, एधा की बात ना करना, बुरा मान जाएगा ये, क्योंकि इसमें द्वितीयक वृद्धि तो है ही नहीं, ठीक है। फ्लोएम जाइलम, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम है, क्योंकि कह दिया है पहले कि बही पोषवाई है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। और जाइलम में वही मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। बार बार मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है आपको, ठीक है। प्रत्येक संवन पुल अथवा शिरा में ऊपरी बाहरी त्वचा की ओर जाइलम तथा निचली बाहरी त्वचा की ओर फ्लोएम स्थित होता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो मैंने ये पत्ती काटी, ये बाहरी त्वचा दोनों तरफ, ठीक, ये संवन बंडल।
अब मैं एक से ज्यादा सवन बंडल बना रही हूँ, ये मध्य शिरा वाला मान लो, और ये जो है वो दो छोटे पिचकू पिचकू कई शिराओं में आ रहे हूँ। अब ये कह रहा है कि जो ऊपरी बाहरी त्वचा है उस तरफ तो आपको जाइलम मिलेगा, और निचली बाहरी त्वचा की और आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। मतलब फ्लोएम नीचे है और जाइलम ऊपर। ऐसा ही इसमें भी है, फ्लोएम नीचे जाइलम ऊपर, निचली त्वचा के ऊपर है। तो ये बहिपोषवायी, मतलब फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर प्रेजेंट है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन पत्ती में अगर हम उसको पट्टी के रेस्पेक्ट में देखें तो ऊपर हमें जाइलम दिख रहा है और नीचे फ्लोएम दिख रहा है, क्योंकि हम बाहरी त्वचा यानी पृष्ठ सतह को ऊपर रखते हैं और निचली सतह को नीचे रखते हैं, इसीलिए। चलो पहले आप डायग्राम देख लो इसका। ये देखो, ये है हमारी द्विबीजपत्री पत्ती, ये एक बीजपत्री, इसकी बात अभी करेंगे। ये द्विबीजपत्री पत्ती है हमारी, यानी कि क्या कह रहे हैं हम इसको, पृष्ठाधारी पत्ती। ठीक, ये हो गई इसकी बाहरी त्वचा, दोनों पिंक पिंक जो आपको दिख रही है। उसके ऊपर आपको ग्रीन सी लाइट कलर की क्यूटिकल दिख रही होगी, ऊपर भी दिख रही है नीचे भी दिख रही है। देखो ऊपर वाली में रंध्र नहीं बनाए हम, क्योंकि हमें वही एनसीईआरटी फॉलो करनी है ना। और मैंने जैसे कहा कि कुछ पादपों में ऊपरी बाहरी त्वचा पर भी रंध्र हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भयंकर वाला सरप्राइज नहीं होना। ये बात खत्म हो गई। फिर हमारा आया खम्भ उत्तक। देखो लंबी लंबी कोशिकाएं बनाई हुई है, ऐसे ही आपको बनानी है जैसे मैंने बनाई। मैंने एक लेयर बनाई थी क्योंकि जगह की कमी थी, है ना। तो यहाँ पे 2 लेयर बनाई है लंबी कोशिकाओं की, खम्भ उत्तक कोशिकाएं। और ये जो गोल गोल बनाई है ये सब कौन सी है, स्पंजी उत्तक है, यानी कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। और बीच बीच में आपको स्पेस दिख रहे हैं, उनको हम वायु गुहिकाएं या वायु अवकाश कह रहे हैं। रंध्र के ऊपर वाला जो अवकाश है, जो खाली जगह है, वो क्या कहलाएगा, उपरंध्रीय गुहा, यानी कि सबस्टोमल कैविटी कहलाएगी। ठीक, ये आपकी कौन सी हो गई, अबैक्सियल। देखो अबैक्सियल सतह या अभ्यक्ष सतह भी कहते हैं, पृष्ठ वाली को अभ्यक्ष भी कहते हैं और नीचे वाली को अभ्यक्ष या अपाक्ष भी कहते हैं। ये बहुत हिंदी में की यही गड़बड़ है कि एक शब्द के 4 पर्यायवाची मिल जाएंगे, तो अभी इसको भी देख के घबराना नहीं है। ये अबैक्सियल और अपाक्ष मतलब निचली सतह, और अभ्यक्ष वाला मतलब ऊपरी सतह, ठीक है। अगर सवन बंडल की बात करें तो आपको सवन बंडल के चारों ओर एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, ये क्या है, ये वो हमारा बंडल शीथ है, ठीक है, पुलाच्छद है। और ये फ्लोएम है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये जाइलम है। बाहरी त्वचा की तरफ जाइलम बनाना है और नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा फ्लोएम बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और बाकी भर देना। जाइलम को थोड़ा सा आपको वैसी वाली बनानी पड़ेगी, जाइलम के लिए ऐसी वाली जाइलम के लिए बनानी पड़ेगी। फ्लोएम तो आप नॉर्मल बनाते हो इस तरह से। थोड़ा सा बुक का डायग्राम जो है आप देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बीजपत्री की बात अभी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये वाली भी देख लो इधर, ये वही द्विबीजपत्री पर्णी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और लंबा काट आपको दिखाया हुआ है, ये बताने के लिए कि देखो ये मध्य शिरा वाला बंडल है इसलिए ये बड़ा है, और ये पास वाले जो बंडल है ये छोटे हैं। अब इसमें आपको जाइलम फ्लोएम अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा अंदर वाली चीज बहुत अच्छे से बनाई हुई है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको लिया है। ये हमारे फ्लोएम है निचली सतह की और जो ब्लू दे रखे हैं, ऊपर वाले जो है हमारे क्या है, जाइलम है, ठीक है। ये पिंक वाले और ये सब क्या है, जाइलम है। तो कुछ चीजें आप देखो डायग्राम को मिला जुला के बनाना, जो चीज इसमें अच्छी दिख रही है उसको यहाँ से उठा लेना, जो उसमें अच्छी दिख रही है उसको वहां से उठा लेना। तो ऐसे मिला जुला के डायग्राम बनाओगे ना तो अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें सवन बंडल में मजा नहीं आ रहा। सवन बंडल यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पेंसिल से अच्छी शार्प करके बनाना ताकि बने। अभी क्या, ये मेरा पेन जो है इसका नोब बहुत मोटा है, इसमें बारीक चीजें नहीं बनती है ना, बहुत ही ज्यादा मोटा है, तो वो थोड़ा सा आप पेंसिल से कर सकते हैं, बाकी सेम चीज है। चलो अब बात कर लेते हैं हम एक बीजपत्री पर्ण की। उसकी कोई ज्यादा झंझट नहीं है, बेचारी बहुत सिंपल है। क्यों है ये समपार्श्विक, सम का मतलब एक, पार्श्विक का मतलब साइड, मतलब दोनों साइड समान। गन्ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मक्का, चावल, इनके पौधे अगर आपने देखे हैं तो इनकी पत्तियां ऐसी खड़ी दिखती है ना,
मक्के की पत्ती ऐसे खड़ी होती है, गन्ने की पत्ती ऐसे खड़ी होती है, ऐसे नहीं होती है ना। जैसे द्विबीजपत्री पर्ण की हमने ऐसे देखी, इनकी ऐसे रहती है, गन्ने से ऐसे निकलती है, तो ये थोड़ी सी खड़ी रहती है, तो इन पे सनलाइट एक तरह से दिखती है। अगर आपको पूछ ले कि भाई द्विबीजपत्री पर्ण और एक बीजपत्री पर्ण की संरचना में फर्क क्यों है, रीजन यही देना है क्योंकि उनकी पर्ण जो है वो कैसी लगी होती है, अक्ष से स्थिति के कारण उनमें प्रकाश जो है वो असामान्य रूप से पहुंचता है ऊपरी व बाहरी त्वचा पे, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पे क्योंकि ये सीधी खड़ी रहती है, यानी कि सीधी को आप क्या बोल सकते हैं भाई, वर्टिकल, है ना, ठीक है, वर्टिकल खड़ी रहती है, ऊर्ध्व जिसको आप कहते हैं हिंदी में, ऊर्ध्व खड़ी रहती है, तो प्रकाश की जो उपस्थिति है या प्रकाश जो पड़ता है इन पे गिरता है वो समान गिरता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, जिसकी वजह से इनकी संरचना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, एक जैसी दिखती है दोनों साइड से। जैसे आप भुट्टा देख सकते हैं, मक्का देख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अवेलेबल हो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री पादपों में पत्तियां प्राय ऊर्ध्व यानी कि इरेक्ट, वही मैंने कहा लंबी खड़ी रहती है, जिससे इनकी दोनों सतह पर सूर्य का प्रकाश लगभग बराबर मात्रा में पड़ता है। और इस पे नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कैसे आया हुआ है भाई, ऐसे कि समद्विपार्श्व पत्तियां किस में पाई जाती है, या द्विबीजपत्री पत्तियों में पृष्ठाधारी का गुण निम्नलिखित कारण से पाया जाता है। फिर उधर दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश से, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन, ठीक है, तो इनको इग्नोर न करें। इससे पहले भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो आपको बताई है, जैसे बंडल शीत है ना, उसके पहले भी हमने जो बात की है सवन बंडलों के प्रकार की, इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं। रंध्र जो हमने पढ़े, रंध्र में आपको डंबल वाला पढ़ाया था मैंने, है ना, जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे, तो उनको हल्के में ना लेके डंबल आकार जो है वो किस में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिखवाया था घास, और इसीलिए लिखवाया था क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं वो तो खैर उनको तो मिल ही जाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे, ठीक है। चलिए, इसीलिए इन पत्तियों में दोनों बाहरी त्वचाओं के बीच स्थित पर्ण मध्योतक केवल एक ही प्रकार का होता है। बाहरी त्वचा तो है इनमें, दोनों साइड है और समान है, ज्यादा कोई फर्क नहीं। पर्ण मध्योतक भी एक ही प्रकार का, उसमें 2 प्रकार का था, यहाँ पे कोई प्रकार नहीं है। एक प्रारूपिक एक बीजपत्री पत्ती की काट सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करने पर निम्नलिखित रचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। जब हम काट का अच्छे से करेंगे, पहली है बाहरी त्वचा, यह एक कोशिकीय मोटी होती है जो ऊपरी तथा निचली बाहरी त्वचा कहलाती है। एक लाइन में खत्म कर दो, ऊपर वाली निचली, क्योंकि समानता है दोनों में, ऊपर भी उतने ही रंध्र है, नीचे भी उतने ही रंध्र है, ऊपर भी उतनी क्यूटिकल है, नीचे भी उतनी क्यूटिकल है, ऊपर भी एक परती है, नीचे भी एक परती है। आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक। दोनों ही बाहरी त्वचा में रंध्र उपस्थित होते हैं तथा दोनों ही के ऊपर मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है, बिल्कुल सेम, बहने बहने, कॉपी एंड पेस्ट। ऊपरी बाहरी त्वचा में 2 रंध्र के बीच कोशिकाएं बड़ी तथा रंगहीन होती है, इन्हें आवर्धक तत्व कोशिकाएं अथवा मोटर सेल्स कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट पे। ये बुलिफॉर्म कोशिका है, आपको मैंने याद करवाया था। बुलिफॉर्म कैसे याद करोगे, बुल का मतलब बैल, बैल कैसा होता है, मोटा तगड़ा होता है, तो ये कोशिकाएं भी मोटी तगड़ी होती है। जब हमने नॉर्मल बाहरी त्वचा पढ़ी थी तब मैंने आपसे ये पढ़ाई थी आपको, बुलिफॉर्म कोशिकाएं, कि पत्तियों में प्रोटोजाइलम के ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं बाहरी त्वचा, है ना, प्रोटोजाइलम को भी नहीं तो आप सिर्फ इतना सा लिख सकते हो, क्योंकि प्रोटोजाइलम के बाहर तो वो 5 सेल्स आ जाएंगी, है ना, वो 5 सेल्स भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है, दोनों बार कहा है, उसका कार्य पढ़ेंगे हम आगे जाके। वैसे जल संवहन का कार्य करती है वो, ठीक है। तो जो है ऊपर की ओर बाहरी त्वचा पे कुछ मोटी फूली हुई कोशिकाएं पाई जाती है। फूली हुई है मतलब बुल जैसी है, यानी कि उनका नाम क्या हो गया, बुलिफॉर्म कोशिकाएं, ठीक है। बीच बीच में बड़ी बड़ी तथा रंगहीन, इनमें क्लोरोप्लास्ट कम है या है ही नहीं, रंगहीन बोल दिया मतलब कि बिल्कुल ही कलरलेस है, और इन्हें हम आवर्धक तत्व कोशिकाएं या मोटर सेल्स कहते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। बात कर लेते हैं अब बीच के मटेरियल की। बाहरी त्वचा दोनों और सवन बंडल के अलावा क्या क्या है यहाँ पे। यह दोनों बाहरी त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक है।
संपूर्ण मध्योतक केवल स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है। इसमें खम्भ उत्तक है ही नहीं, सिर्फ पूरा के पूरा क्या है, स्पंजी उत्तक है। ठीक है, इसमें पर्णहरिम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल अच्छे से है दोनों में, पूरे में, मतलब क्योंकि एक ही प्रकार की कोशिकाएं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा में स्थित रंध्रों के नीचे अधोरंध्री कोष्ठ पाए जाते हैं, जैसे वहां पे पाए जा रहे थे, क्योंकि ये भी है तो स्पंजी उत्तक है ना, स्पंजी उत्तक है ना, तो स्पंजी उत्तक में गैप होगा जैसे वहां पे था, और वही रंध्र के ऊपर वाले गैप को क्या कह दिया, अधोरंध्री कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, जो वहां पे थे यहाँ पे भी वही है। वस्कुलर पुल, इनके क्या वस्कुलर पुल कह रहे हैं, प्रत्येक सवन मृदुतकीय पुलाच्छद से घिरा रहता है। वहां पे भी पुलाच्छद से घिरा हुआ था बंडल शीट से, यहाँ पे भी बंडल शीट से ढका हुआ है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेन जो आपका अंतर है, एक तो बाहरी त्वचा निचली त्वचा में अंतर है दोनों में, और पर्ण मध्योतक के प्रकार में। सवन पुल अमाप के बहुपोषवी और अवर्धी होता है, वहां पे भी यही था, बहिपोषवायी होता है और अवर्धी यानी कि क्लोज प्रकार का होता है। बड़े सवन पुल के ऊपर व नीचे दोनों ओर दृढ़ोत्तक का समूह होता है। मूलाच्छद एक प्रकार के संचयी उत्तक का कार्य करते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल बात कि इनके जो बड़े वाले सवन पुल है जो मध्य शिरा में पाए जा रहे हैं, वैसे तो देखो इनमें शिराएं भी एक जैसी हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है इनमें। तो जो बड़े बड़े सवन पुल है उनमें भी चारों तरफ बंडल शीट तो है ही सही, वो तो सब में ही है, लेकिन जो बड़े वाले हैं उनमें कह रहा है कि दोनों नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ओर दृढ़ोत्तक का समूह होता है, जिसको मूलाच्छद कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, मूलाच्छद। ठीक है, या स्टार्च शीत भी कहते हैं इसको। ठीक है, मंडाच्छद भी कहते हैं इसको। क्या काम है इसका, कुछ नहीं, ये भोजन संचय करता है। और भोजन आपको पता है पौधों में जनरली भोजन क्या है, मंड है। उसके अलावा दूसरी चीजों, या भी बोल रहे हैं कि मंड संचित कर रहा है तो साथ में दूसरा भी प्रोटीन वोटीन भी कभी कभार संचित कर लेता है। ठीक है, संचयन का काम है। यही दे रखा है कि मूलाच्छद एक प्रकार के संचयी उत्तक का कार्य करता है। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट तथा मंड कण पाए जाते हैं। ठीक है, मंड संचित कर रहा है तो मंड कण तो होंगे ही, और क्लोरोप्लास्ट तो सर्वे सर्वा है, सब जगह होना ही है। ये देख लो, ये हमने देखी द्विबीजपत्री की, अभी ये एक बीजपत्री की है, और दोनों इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप डिफरेंस देख पाए। कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे में आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो ये दिखेगा। देखो यहाँ पे हम नहीं बनाते हैं, उसका रीजन भी एक यही है कि अगर हम यहाँ पे कितने रंध्र बना पाओगे, आप एक या दो रंध्र बनाओगे, फिर आप यहाँ पे भी रंध्र बना दोगे तो फिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि इसके तो ऊपर और निचली दोनों सतहों पे रंध्र समान होते हैं, तो एक ही बनाते हैं जनरली। अब यहाँ पे भी फिर एक बता दोगे तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ नहीं बनाते। ठीक है, चलो अभी क्या है, यहाँ पे एक रंध्र बना दो, इधर रंध्र बना दो, क्योंकि इसमें दोनों त्वचाओं पे क्या होते हैं, समान रंध्र होते हैं। बाहरी त्वचा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खम्भ उत्तक था, स्पंजी उत्तक था, यहाँ पे सिर्फ स्पंजी उत्तक ही है। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें एक कमी है कि यहाँ पे स्पेस नहीं बताए हुए है ना, क्योंकि स्पंज उत्तक में तो अवकाश है, तो आप थोड़े थोड़े अवकाश बना देना अपनी, है ना, हॉलीडे बना देना थोड़े से, है ना, वो वाले अवकाश नहीं, स्पेस, है ना, हॉलीडे वाला नहीं बोल रही, जगह बना देना जैसे यहाँ पे हमने बनाई थी, थोड़ी, इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी बनानी है। और वो तो आपको बनाना ही है, उपरंध्र गुहिका या अधोरंध्र गुहिका, वो तो आपको बनानी ही है। ठीक है, वो तो दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी बनानी है। कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि बाहर वाली त्वचा के नीचे जो गैप है उसको अधोरंध्र बोला है, और इधर वाली के नीचे जो गैप है उसको उपरंध्र बोला है। तो ऐसा कोई ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है, आप दोनों को उपरंध्रीय भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, इसमें भी यही है, फ्लोएम जो है वो क्या रहेगा भाई, देखो ये रहा फ्लोएम, ये ब्लू कलर का, और ये रहे इसके
जाइलम, क्योंकि कोजॉइंट प्रकार के इसमें भी क्या है, संवहन पुल है। जो स्पेशल चीज है वो हमें पढ़नी है, जो अभी मैंने कहा कि संवहन पुल के नीचे आपको दृढ़ोत्तक के कुछ क्या मिलेंगे, मूलाच्छद मिलेंगे। ये रहे वो मूलाच्छद, ठीक है, दोनों संवहन बंडल के आपको नीचे की तरफ, यहाँ पे ये आपके मूलाच्छद है। बात समझ में आई? दूसरा वाला भी देख लो, यही है भाई, ये एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखो सिर्फ खंभ उत्तक का ये आपका क्या है, ये एक बीजपत्री है, और ये जो है वो द्विबीजपत्री है। दो डायग्राम में लेकर आपको आ गई हूँ। वही मैंने कहा कि उसमें कुछ चीजें अच्छी है पुराने वाले में एनसीईआरटी में, इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे द्विबीजपत्री में और इसमें देखो संवहन पुल पहले भी जो मैंने कहा अच्छे से बने हुए हैं। और दूसरा ये मुझे दिखाना था कि भाई मध्य शिरा में जहाँ जहाँ पे ये देखो बंडल कहीं बड़ा है छोटा है, ये चीज मुझे बतानी थी, इसलिए इनको, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस डायग्राम और उस डायग्राम में, सिर्फ संवहन बंडल है का डिफरेंस है। तो आप वो उसको एक बार देख के अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ये एक बीजपत्री है, ये द्विबीजपत्री। अब बच्चे बोलेंगे पहले आपने द्विबीजपत्री में वो बताया था, वो मैंने इसलिए बताया था, मुझे ये बतानी थी चीज कि संवहन बंडल जो है वो मध्य शिरा वाला बड़ा है और ये वाले छोटे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम उस टाइम बनाया था। वैसे आप टिश्यू देखोगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि ये तो एक जैसे टिश्यू है, ये एक बीजपत्री है, और इसके अलग अलग टिश्यू हैं, ये द्विबीजपत्री है। इसमें भी देखो मध्य शिरा बताइए, ये जो फुली हुई है ना ये मध्य शिरा है और उसका बंडल बताया है। इसमें भी वही है, फ्लोएम नीचे है, जाइलम ऊपर है, बात वही है, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी में तो दोनों संवहन बंडल ऐसे ही बनाए हुए हैं। इस वाले में देखो द्विबीजपत्री का संवहन बंडल अलग तरह से बनाया है, एक बीजपत्री का अलग तरह से बनाया है। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप कैसे बनाना चाहते हो, ठीक। तो आज हमारी जो पत्ती की संरचना है, आंतरिक संरचना, वो खत्म होती है इसी के साथ, और फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर।